धूप है, छाँव है, जलते तेरे पाँव हैं। धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। जय जवान, जय किसान। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। जी हां, यह आवाज है भारत के उस लाल की जिसने पड़ोसी देश के दांत खट्टे कर दिए थे। सरल, विनम्र, लेकिन दृढ़ता और साहस से भरपूर व्यक्तित्व वाले शख्सियत और आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज भारत के लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती है। सहारा परिवार इस महान नेता को, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, नमन करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के हर अनछुए पहलुओं पर। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं 2019 में आई एक फिल्म द ताशकंद फाइल्स की एक क्लिप। हमारा भारत कोई तानाशाही नहीं, दुनिया का एक कामयाब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी? जी। रियली? यस। शायद इसलिए मेरी जनरेशन में से किसी को पता नहीं है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, आज इंडिया जो दूध के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है, ये सब शास्त्री जी ने शुरू किए थे। शास्त्री जी इंडिया के पहले इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे और किसी को पता ही नहीं। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, नॉट एज इंदिरा जोसेफ रॉय, पर एक माँ की हैसियत से। ये कितने शर्म की बात है ना कि मेरे बेटे तक को नहीं पता कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी भी पैदा हुए थे। सो ये है आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपका एजुकेशन सिस्टम। मुझे कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी को हमने 2 बार मारा। पहली बार ताशकंद में और फिर सिस्टमैटिकली हमने उन्हें देश की याददाश्त से ही मिटा दिया।
अनिल जी, ताशकंद अगर बात करते हैं तो ताशकंद समझौता जो है एक ऐसा समझौता है जो करने गए थे एक संबंध बनाने, अच्छा वो समझौता करने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर शास्त्री जी की मृत्यु हुई वो एक कंट्रोवर्शियल बन गई चीज़, वो एक विवादास्पद मृत्यु बन गई कि संदेहास्पद वो मृत्यु थी। तो ताशकंद समझौता और उसके बाद जो है शास्त्री जी का जाना, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इसमें है, लोगों के मन में शंका है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे मैं कभी हवाई जहाज़ से जाता हूँ या ट्रेन से जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि अनिल जी का बुरा ना माने तो बताएं कि शास्त्री जी की जो मृत्यु थी, उनका जो निधन हुआ, वो नेचुरल था कि कुछ गड़बड़ था। अब मैं बताने में बड़ा असहमत रहता हूँ, क्योंकि जब शास्त्री जी वहाँ गए तो उनका ठहरने का जो इंतजाम था, वो इंतजाम जो है वो शहर से 15 किलोमीटर दूर था। उनके कमरे में घंटी नहीं थी, उनके कमरे में टेलीफोन नहीं था, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तो थोड़ी ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई। शास्त्री जी को जब तबीयत उनकी ख़राब हुई तो वो चल के डॉक्टर के कमरे, जो भारत से डॉक्टर गया था उनके साथ, चल के गए, और क्योंकि घंटी नहीं थी। तो इस सब से ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद जो उनका थर्मस था वो उनके सामान के साथ नहीं आया। ये देखिए, सारी सामान ताशकंद वो ले गए थे, जो लेके जाते थे, या शेविंग का उस समय ऐसा शेविंग होता था। देखिए, ये शास्त्री जी जो हैं वो बहुत एक सामान्य जीवन जो है सामान्य जीवन जो है वो ही बिताते थे, और शास्त्री जी की सादगी जो है वो ही उनको एक लोकप्रिय बनाने में, उनके निर्णय और उनका त्याग और सादगी जो है वो उनको लोकप्रिय नेता के रूप में या व्यक्ति के रूप में उनका व्यक्तित्व ही था। यहाँ पर ये वो सामान है जो वो ताशकंद अपने साथ लेकर थे या दैनिक जीवन में वो इस्तेमाल किया करते थे। कपड़े धोने का ब्रश हो या उनका टूथब्रश हो, शेविंग का सामान है, रेज़र है, और ये आईना देखिए, आईना एकदम सामान्य आईना या तेल जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति जो है, कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति, हस्ती नहीं, एक सामान्य व्यक्ति वो इस्तेमाल करता है, वो ही उनकी सादगी है। लाल बहादुर शास्त्री ही वो शख्सियत थे जिन्होंने देश की सीमा पर सैनिक की शक्ति और देश की धरती पर किसान की शक्ति का अलख जगाते हुए सबसे पहले यमुना पार उरवा में एक सभा को संबोधित करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। अब बात करते हैं 1965 की, जब भारत ने शास्त्री जी के नेतृत्व में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल 1962 की लड़ाई में भारत को मिली हार के कारण पाकिस्तान को यह भ्रम हो गया था कि कश्मीर बस अब उसके हाथ में ही है। उस समय की जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबी हुई थी। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चले इस युद्ध में भारत की हार हुई। भारत के करीब 3,2500 सैनिक शहीद हो गए। 1962 में चीन से हार आज भी भारत की आत्मा पर एक बोझ है।
और पाकिस्तान इस भ्रम में था कि चीन के बाद जीत का सेहरा अब उसके सर ही बंधने वाला है। लेकिन इस बार देश की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में थी जो दिखने में बेहद विनम्र और शांत थे, लेकिन देश की सुरक्षा की बात हो तो वो चट्टान की तरह अडिग और तूफान की तरह दुश्मनों पर कहर डालने वाले थे। अपनी इसी निर्णय क्षमता के कारण शास्त्री जी ने सेना पर पूर्ण विश्वास दिखाया और उन्हें खुली छूट देते हुए दुश्मनों पर हमला करने का आदेश दे दिया। 1965 के इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारत के शौर्य के आगे पानी फिर चुका था। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। यह बात लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों कही, यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस दिलचस्प किस्सा को सुनने से पहले एक बार फिर से इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। भारत पाकिस्तान के 1965 की लड़ाई खत्म हुए अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ पड़े थे। जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है, तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। इस दिन शास्त्री जी में पूरे भारत का आत्मविश्वास बोल रहा था। दरअसल पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल अय्यूब खान अपने ऊंचे कद काठी को अपनी सफलता का तमगा समझने की हिमाकत कर बैठे थे। 1964 में काहिरा से लौटते हुए जब शास्त्री जी पाकिस्तान रुके तो अय्यूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री के 5 फुट 2 इंच के कद पर फिक्रबाजी की थी और उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री समझने की वो भूल कर बैठे थे। उन्हें तब शायद ये पता नहीं था कि 5 फुट 2 इंच की इस शख्सियत के अंदर कितना मजबूत प्रधानमंत्री मौजूद है। अय्यूब खान ने जब लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार देखा था तो कहा था कि ये हैं भारत के प्रधानमंत्री, हम इनसे भारत पाकिस्तान के अमन के लिए क्या बात करेंगे। यानी अय्यूब खान की नजर में शास्त्री जी एक प्रभावहीन व्यक्तित्व वाले इंसान थे। और फिर 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा दिए गए और भारत तेजी से पाकिस्तान के अंदर बढ़ने लगा तो अय्यूब खान गिड़गिड़ाता हुआ पूरी दुनिया के सामने शांति की गुहार लगाने लगा। ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल किया। जीत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह अय्यूब खान से मिलने ताशकंद जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स ने भारतीय प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कद में काफी छोटे हैं जबकि अय्यूब खान काफी लंबे हैं, आप उनका सामना कैसे करेंगे। तब इस सवाल का लाल बहादुर शास्त्री ने जो जवाब दिया उससे शास्त्री जी की शख्सियत का कद कई गुना और बढ़ गया। उन्होंने जवाब दिया, वो सिर झुकाकर बात करेंगे और मैं सिर उठाकर बात करूंगा। युद्ध विराम के लिए 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, सोवियत संघ और वर्तमान में उज्बेकिस्तान में यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खान की लंबी वार्ता के बाद हुआ। ताशकंद में दोनों देशों के बीच
सोवियत संघ के राष्ट्रपति अलेक्सी कोसिगिन मध्यस्थता कर रहे थे। इस समझौते में यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। इसके बाद दोनों देश के सैनिक बॉर्डर से वापस आ गए। लेकिन यह समझौता शास्त्री जी के दिल पर बहुत गहरी चोट लगा गया और ताशकंद में ही रहस्यमय ढंग से उनकी मौत हो गई। इसके बाद एक अजीब घटना हुई। चंद घंटों पहले शास्त्री जी के लिए नफरत उगलने वाले पाकिस्तानी चीफ मार्शल अयूब खान शास्त्री जी के घर पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स थे, जिन्होंने भरे गले से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को एक करने वाला इंसान आज इस दुनिया से चला गया। इतना ही नहीं, शास्त्री जी को कंधा देकर उनके अंतिम सफर में साथ दिया। इस सफर में सोवियत संघ के राष्ट्रपति अलेक्सी कोसिगिन भी शामिल थे। अब आपको दिखाते हैं वो एक खास क्लिप जो हमने निकाली है आपके लिए, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भी शास्त्री जी को सर आंखों पर बिठाया। मैं हूं जावेद चौधरी। फैसलाबाद दिल्ली में एक सड़क है लाल नेहरू एवेन्यू। इस सड़क पर 5-6 मरले का एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर है। यह घर हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का था। 45 साल की सियासी जिंदगी में वो कांग्रेस के चोटी के रहनुमा भी रहे, वो उत्तर प्रदेश असेंबली के रुकन भी रहे, वो लोकसभा के मेंबर भी बने, वो रेलवे के वफाकी वजीर भी रहे, वो सनत और तजारत के वजीर भी रहे, वो वजीर दाखिला भी बने, वो सीनियर वजीर भी रहे और वो इंडिया के वजीर आजम भी बने। लेकिन पूरी दुनिया में इस 5 मरले के घर के सिवा उनकी कोई जायदाद नहीं थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे शास्त्री जी ने देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। एक साधारण कद काठी वाले शास्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए वे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना, जो उनकी सादगी से बेहद प्रभावित थे। लाल बहादुर शास्त्री की महानता और उनके निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। एक वक्त था जब हम अमेरिका के सड़े हुए लाल गेहूं खाने के लिए मजबूर थे। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में कहा था कि हम गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी कहां हार मानने वाले थे। फिर शास्त्री जी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों लोगों को एकजुट किया और लोगों से निवेदन किया कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, इन हालातों में देश को पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। आप लोग अपने फालतू खर्च बंद करें, आप सेना के लिए दान दें। किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही हर व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन व्रत रखने की सलाह दी।
दरअसल ये थी लाल बहादुर शास्त्री के अन्न भंडारण योजना की एक उपलब्धि। और आज हम किसी के सामने अनाज के लिए मोहताज नहीं। आज हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योजना के लिए शास्त्री जी का आभार मानते हैं। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मांगवा करके खाता था। PIL 48 ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे, क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। हिंदुस्तान का आम आदमी विदेशी गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा। ये संकल्प सरकार ने नहीं, मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए। आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता। वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी ने देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, जो इतना आसान नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस सफर में तपती धूप में नंगे पांव चलकर इस सफर को तय किया और इसी संघर्ष की भट्टी में तपकर जब ये कुंदन सोना बना तो हमें मिला एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कद में भले ही छोटे थे, लेकिन उनके हौसले हिमालय की तरह मजबूत थे। अगर बात करें सादगी की, तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे मिसाल हैं जिनका जोड़ मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके जीवन के सफर की कई ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि वो न सिर्फ सरलता, सादगी और त्याग का उपदेश देते थे, बल्कि पहले उसे अपने जीवन में उतारते थे। आइए सुनते हैं शास्त्री जी के जीवन की उन घटनाओं की कहानी उनके पुत्र अनिल शास्त्री की जुबानी। अनिल शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में। धन्यवाद। शास्त्री जी की अगर बात करें, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको जाने जाते हैं, एक लोकप्रिय नेता के बहुत सारे उनके जीवन के अहम पहलू हैं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि एक सादगी में अगर बात कहें तो उनको कोई मात नहीं दे सकता था, तो सादगी के ऊपर अगर रोशनी डालें तो हम चाहेंगे कि उस वक्त की वो चीज़ें, वो वस्तुएं किस तरीके से इस्तेमाल करते थे और कैसे उनके विचार थे, कैसा व्यवहार था। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ा सादा जीवन व्यतीत किया और सही माने में वो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, बल्कि मैं कहूँगा एक तरह से शिष्य थे। 17 वर्ष की आयु में जब वो काशी विद्यापीठ वाराणसी में पढ़ रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गए और उनके भाषण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने थोड़े दिनों के लिए पढ़ाई वगैरह छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़े और फिर उसके बाद तो वो सारा इतिहास है। शास्त्री जी ने हमेशा खादी के कपड़े पहने, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, सदरी पहनते थे। कई बार लोगों ने उनसे कहा, जब वो मंत्री हो गए देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में, तब लोगों ने कहा कि वे अब तो आपको पैंट कोट में आ जाना चाहिए या थोड़ा शेरवानी वगैरह पहनिए। तो उन्होंने कहा कि बड़े लोग जो हैं वो ये सब पहनते हैं। मैं तो गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता का निधन हुआ जब मैं केवल 1.5 वर्ष का था, तो उनके जो कि वो जुड़े हुए थे ज़मीन से और ज़मीन के लोगों से, आम जनता से जुड़े थे, तो वो उसी तरह रहना चाहते थे। जब वो
भारत के प्रधानमंत्री बने और शपथ लेकर वो जब लौटे तो मैं उसमें 15 वर्ष का था, स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप अपने सोने वाले कमरे में, बेडरूम में कारपेट बिछवा लीजिए, कालीन। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा देश का मैं प्रधानमंत्री ज़रूर हूँ, लेकिन लाखों लोग ऐसे जिनके पास मकान भी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, तो मैं अपने कमरे में कालीन नहीं बिछवा सकता, मुझे नींद नहीं आएगी। सफलता और शोहरत शास्त्री जी को कभी अपना गुलाम नहीं बना पाया। जिस पद पर भी वो रहे, बस खामोशी से काम करते रहे। 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री बने तो पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी की जगह पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए। 1961 में बतौर गृह मंत्री उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। उन्होंने ही प्रसिद्ध शास्त्री फॉर्मूला डिजाइन की थी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। नेहरू जी की गुट निरपेक्ष नीति को जारी रखते हुए सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाए। 1964 में उन्होंने सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ बंदारनायके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो श्रीमाओ शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। 1965 में शास्त्री जी ने आधिकारिक तौर पर बर्मा के रंगून का दौरा किया और जनरल नी विन की सैन्य सरकार के साथ मजबूत संबंध स्थापित किया। बचपन में नाव से जाने के लिए पैसे नहीं थे तो माथे पर किताब बांधकर पानी में तैरकर स्कूल जाते थे। प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन गाड़ी भी ली तो साधारण नागरिक की तरह लोन लिया। ऐसे नायाब प्रधानमंत्री को महज 18 महीने में ही हमने खो दिया। शास्त्री जी सिर्फ 18 महीने ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत को शायद ही अब कभी उन जैसा प्रधानमंत्री मिले। अंत में जब उनकी पासबुक चेक की गई तो उनके अकाउंट में सिर्फ 365 रुपए 35 पैसे ही थे। शायद आज जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत के लिए इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। भारत के इस महान सपूत को सहारा परिवार प्रणाम करता है, कोटि कोटि नमन करता है। चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री की आवाज के साथ। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें।